हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग अनयूजुअल वे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम चैप्टर 4 के बारे में, जो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स पार्ट 1 में कवर कर लिया है, तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 को आप रेफर कर सकते हैं। इसमें हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें बात करना है तिब्बत के बारे में। ओके, तो देखिए ये मैप है जिसमें आप इंडिया की सिचुएशन को देख सकते हो, और ये है चाइना, और ये जो बीच में इंडिया और चाइना के बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं तिब्बत। ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा तिब्बत है। ओके, तो लोकेशन आप याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करने वाला है जब हम चाइना और इंडिया और तिब्बत के बारे में जब बात करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत सेंट्रल एशिया का प्लेट्यू रीजन है, वही तिब्बत के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो सेंट्रल एशिया है, ये सेंट्रल एशिया का ये वाला जो रीजन है वो प्लेट्यू रीजन है। मतलब ये वाला रीजन ज़्यादातर पठारों वाला है, ज़्यादा यहाँ पर पठार हैं, और इसी रीजन को तिब्बत बोला जाता है। ओके, अब होता क्या है, अब देखिए हम जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि तिब्बत के इस तरफ चाइना है और दूसरी तरफ इंडिया है। मतलब दो बॉर्डर, एक बॉर्डर की तरफ चाइना और दूसरे बॉर्डर में इंडिया है। अब इशू क्या होता है, चाइना ये क्लेम करने लग जाता है कि तिब्बत के ऊपर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। मतलब अब चाइना तिब्बत में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है और ये कहता है कि हम यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है उसको लेंगे, मतलब यहाँ के प्रशासन को अब हम संभालेंगे। अब जो तिब्बत की पॉपुलेशन है वो सुनती है तो वो इसका अपोज करती है, और तिब्बत कहते हैं कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल कोई और कंट्री नहीं करेगी। फिर 1950 में क्या होता है, अब चाइना पूरी तरीके से तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। मतलब हर एक तरीके का डिसीजन वो लेने लगती है तिब्बत के लिए, और तिब्बतन पॉपुलेशन इसका अपोज करते हैं। तिब्बतन पॉपुलेशन अभी भी यही कह रहे हैं कि जो तिब्बत है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी भी कंट्री का किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होगा। देखिए अभी जो हम देख रहे हैं ना कि जो चाइना बार बार तिब्बत पे अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये चाइना सिर्फ अपनी तरफ से कर रहा है। अभी जो तिब्बत के जो पॉपुलेशन है या तिब्बत है, उसने अभी इस चाइना के डिसीजन को अभी अप्रूवल नहीं दिया है। ये चाइना अपने आप अपनी तरफ से सारे डिसीजंस ले रहा था। तो देखिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने लग जाता है। उसके बाद कहता है कि जो चाइना है उसके बाद 1950 में तिब्बत की पॉपुलेशन पे सारे कंट्रोल करने लग जाता है। अब इंडिया दूसरी तरफ इंडिया थी, तो अब इंडिया क्या करती है, परसुएड करने की कोशिश करती है, मतलब ये इस मामले को संभालने की कोशिश करती है कि तिब्बत भी नाराज ना हो और चाइना भी नाराज ना हो। लेकिन इंडिया का रोल डायरेक्ट रूप से नहीं था इस चीज़ में, तो ये ओपनली नहीं कर पाई। इंडिया ऐसे नहीं था कि बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से इंडिया इस इशू में इन्वॉल्व था, क्योंकि इंडिया का कोई रोल नहीं था, तो इंडिया इस पर किसी भी तरीके का ओपनली कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। फिर 1954 में इसी के साथ साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जो इंडिया और चाइना के बीच होता है। इसके दौरान इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इस अग्रीमेंट के तहत कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे की इंटीग्रिटी के ऊपर किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे, सॉवरेनिटी पे किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब आंतरिक मामलों में कोई भी देश दूसरे देश के लिए नहीं बोलेगा। अब इस अग्रीमेंट के तहत ये साइन हो चुका था, तो इंडिया और भी ज़्यादा किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहा था चाइना के खिलाफ। हालांकि इंडिया चाइना के अगेंस्ट में था और ये तिब्बत के साथ में था, बट ओपनली इंडिया इनको अपोज नहीं कर पा रहा था। अब जो तिब्बत के जो लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर जो हैं, जिनका नाम है दलाई लामा, अब ये सारी स्टोरी नेहरू जी को बताते हैं, क्योंकि उस समय पे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब इनको बताते हैं, अब लेकिन बताने के बावजूद भी इंडिया इसमें कुछ खास कर नहीं पाता, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा था कि इंडिया का इसमें कोई एक्टिव रोल नहीं था। मतलब ये डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया कोई डिसीजन नहीं ले पाता। अब क्योंकि तिब्बत के ऊपर बार बार चाइना अपना कंट्रोल जताने की कोशिश कर जा रहा था, तो 1958 में तिब्बत में आर्म अपराइजिंग चाइना के अगेंस्ट में शुरू हो गई। आर्म अपराइजिंग मतलब कि तिब्बत के जो लोग थे वो चाइना के खिलाफ आर्मी का यूज़ करने लग गए, जिसको चाइना ने बहुत आसानी से सप्रेस कर दिया। क्योंकि देखिए जो तिब्बत है वो काफ़ी वीक देश है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में देखें, आर्मी के मामले में देखें तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट चाइना तो स्ट्रॉन्ग है। उसने इस अपराइजिंग को आराम से ख़त्म कर दिया, आराम से इसको सुलझा दिया।
इसके बाद 1959 में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, आप इसको याद रखिए कि 1959 में दलाई लामा इंडिया आ जाते हैं पॉलिटिकल असाइलम के लिए। अब देखिए असाइलम मतलब होता है शरणार्थी के रूप में वो इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि तिब्बत पे चाइना ने ऑलमोस्ट बहुत तरीके से कंट्रोल कर लिया था। तो तिब्बत के जो लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर, वो इंडिया आते हैं और इंडिया इनका वेलकम करता है। मतलब इंडिया ये नहीं कहता कि नहीं हम दूसरे देश के लोगों को इंडिया में एंट्री नहीं देंगे, इंडिया इनका वेलकम करता है और इनको मना नहीं करता। अब जब चाइना को पता चलता है कि दलाई लामा अब तिब्बत पे वो कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर ऑफिशियली इंडिया आ गए असाइलम के लिए और चाइना इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, तो इसका जब चाइना को पता चलता है तो चाइना इसका प्रोटेस्ट करता है। अब वो इंडिया के खिलाफ हो जाता है और ये कहता है कि इंडिया हमारे खिलाफ कई सारे इलीगल डिसीजंस ले रही है। अब देखिए इंडिया में जब दलाई लामा इंडिया में आए थे 1959 में, तो सिर्फ वही नहीं आए थे, उनके साथ कई सारे रिफ्यूजीज़ भी इंडिया में आए थे। मतलब उनके जो शरणार्थी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो सब इंडिया में आ गए थे और इंडिया ने इनका वेलकम किया था, इनको अपोज नहीं किया, कि मना नहीं करा कि हमारे देश में मत आइए। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो लार्ज सेटलमेंट है, मतलब कि तिब्बतन जो पॉपुलेशन है, जो तिब्बतन रिफ्यूजी है, वो रहते कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा वो लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में इनका बहुत बड़ा सेटलमेंट है, ओके। लेकिन अगर हम ये बात करें कि लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट कहाँ है इंडिया में, इंडिया में तिब्बत रिफ्यूजीज का लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो लोग तिब्बतन जो पॉपुलेशन है वो धर्मशाला में रहती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ओके। और हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा ने अपना घर भी बना लिया, मतलब ऑफिशियली उनका वो एक होम हो चुका है। तो देखिए दिल्ली में भी लोग रहते हैं तिब्बतन पॉपुलेशन, और सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूजी सेटलमेंट है वो धर्मशाला में रहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब चाइना ये कहता है कि तिब्बत चाइना का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बट तिब्बत इसका अपोज करते हैं। अभी देखिए ये सारे जो डिसीजंस ले रहा है ना चाइना, ये सिर्फ अपने आप से ले रहा है। अभी तिब्बत ने कुछ भी इसमें सहमति नहीं दी है, लेकिन चाइना अपने आप जो मन में आया बोल देता है। जैसे चाइना कहता है कि अब जो तिब्बत है वो चाइना का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें इंडिया ने इंटरफेयर करके बहुत गलत करा। तो इसी वजह से तिब्बत का जो इशू है वो चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी गहरा हो चुका है, और चाइना और इंडिया के बीच में एक तरीके के डिस्प्यूट का मैटर भी बन चुका है, क्योंकि दलाई लामा इंडिया आ गए थे और इंडिया ने दलाई लामा को वेलकम करा, उनको मना नहीं करा, जिसको इसी चीज़ का बुरा लगा चाइना को, और चाइना और इंडिया के इस तरीके के रिलेशंस हमारे खराब होने लग गए थे, ओके। तो अब बात करते हैं कि इंडिया ने इंटरफेयर क्यों करा। देखिए ये है चाइना और ये है इंडिया, और तिब्बत ये रहा। अब चाइना अगर तिब्बत को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया इसका अपोज क्यों कर रहा है? प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये होता है। देखिए ये बहुत सिंपल है। देखिए हम सभी जानते हैं कि चाइना चुपचाप बैठने वालों में से तो नहीं है। अभी वो कह रहा है कि तिब्बत मेरा है। अगर चाइना अभी कह रहा है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो जब चाइना तिब्बत को पूरा कंट्रोल कर लेगा, ये चाइना और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है ना, वो तिब्बत ही सेपरेट करता है। लेकिन अगर चाइना तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, इसका मतलब ये जो तिब्बत है, जो इंडिया के बॉर्डर से लगा हुआ है, इस पे चाइना का कंट्रोल आ जाएगा। और चाइना का कंट्रोल आने का मतलब ये है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर पास हो जाएगा, जिससे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि चाइना हमेशा कहीं ना कहीं अटैक करता रहता है। अभी हम 1962 के वॉर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से चाइना इंडिया का कुछ पार्ट अपने कब्जे में कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया भी इसका विरोध कर रहा है। इंडिया भी नहीं चाहता कि चाइना तिब्बत के ऊपर अपना कंट्रोल करे, क्योंकि इंडिया भी जानता है कि अगर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करा तो इंडिया का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके। तो यही रीज़न है कि इंडिया तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, उनको शरण दे रखा है और उनको यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, ओके। तो अब हम बात करते हैं 1962 के वॉर के बारे में। देखिए 1962 का वॉर था क्या? ये दो देश के बीच में हुआ था, इंडिया और चाइना। अब देखिए जो इंडिया और चाइना के बीच में अभी ये हमने पढ़ा था कि एक अग्रीमेंट भी हुआ था, जिसको बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट के तहत हमने एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करी थी, यही इसका प्रिंसिपल था। लेकिन क्योंकि बीच में जो इशू आ गया था वो था तिब्बत का इशू बीच में आ गया दोनों की कंट्री के बीच में। तो यहीं से तिब्बत इशू ही, इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस खराब हुए वो तिब्बत इशू ही था,
ओके, क्योंकि दलाई लामा इंडिया में आ गए थे और इंडिया दलाई लामा को चाइना को दे नहीं रहा था, इसीलिए दोनों के रिलेशंस खराब हुए। और इसी के तहत 1962 में चाइना ने इंडियन टेरिटरी के 2 पार्ट पे इन्वेड कर दिया, इंडियन टेरिटरी के 2 पार्ट पे आक्रमण कर दिया। एक था अक्साई चीन जो लद्दाख में है और एक था नेफा जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, हुआ क्या था, देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये येलो, ये है अक्साई चीन जो कि लद्दाख में आता है। अब चाइना क्या करता है, 1957 से लेकर 1959 के बीच चाइना अक्साई चीन का जो एरिया था उसको कंट्रोल करने लग जाता है, कब्जा कर लेता है। और कब्जा करने के बाद ये इस पे एक स्ट्रेटेजिक रोड भी बना देता है जो चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने का करती है। यहीं से ये रोड जाता है जो चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करती है। अब ये रोड बनाने से इंडिया को तो बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इंडिया, ये जो पार्ट है अक्साई चीन, ये इंडिया का पार्ट है। इंडिया कहती है कि ये हमारा पार्ट है और ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट ही है। चाइना किसी के भी एरिया को अपना कर लेता है। अब इस पर रोड बना दिया जिस पाकिस्तान से चाइना होकर जाएगा। अब इससे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को तो खतरा है ही, इसीलिए इंडिया ने इसका अपोज करा। और दूसरा था नेफा, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेन एजेंसी। यह अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कहता है कि अब ये हमारा है। यही जो हमने बात करी कि 1962 के वॉर के तहत चाइना इंडिया की 2 टेरिटरी पे अपना अटैक कर देता है, एक था अक्साई चीन और दूसरा था नेफा। और अटैक करने के बाद इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि जो 1962 का वॉर था उसमें इंडिया जो था वो उसकी हार हो गई थी, वो हार गई थी और चाइना की जीत गई थी, क्योंकि चाइना के पास काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी थी और इंडिया उस समय पे उतना डेवलप नहीं था। तो ये तो रही 1962 का वॉर। अब हम बात करते हैं कि 1962 का वॉर हुआ तो इंडिया में क्या इफेक्ट हुआ इसका। देखिए, इंडिया के इंटरनल सिचुएशंस में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे हम सभी जानते हैं कि 1962 का वॉर इंडिया हार गया था और उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो अब हुआ क्या, अब इंडिया के ऊपर बहुत सारा बर्डन आने लग गया, जिसकी वजह से इंडिया को अलग अलग देशों से हेल्प लेनी पड़ी, जिसमें हमने सबसे मेन हेल्प ली थी अमेरिका और ब्रिटेन से। हमने अमेरिका और ब्रिटेन से काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प ली थी। इसी के साथ साथ जब 1962 का वॉर इंडिया हारा था तो नेहरू जी रूल कर रहे थे और उनकी सरकार को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया था। जो अदर कंट्रीज़ थे वो सभी कंट्रीज़ ने नेहरू की सरकार को क्रिटिसाइज करा था, उसकी आलोचना करी कि ये लोग तो सरकार सही से चला ही नहीं पा रहे, देश सही से चला ही नहीं पा रहे हैं। और इसी समय इंडिया में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो गया था, मतलब पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था, जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी झटके लगे थे और कई जगह पे तो वो सीट अपनी हार भी गई थी। तो और क्या चेंजेस आए इंडिया में, जो इंडिया की सीपीआई पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 2 भागों में टूट गई। एक बन गया सीपीआई-एम जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे और दूसरा था सीपीआई जो पहले से ही थे। इसी के साथ साथ जब इंडिया को समझ में आ गया कि अब अगर हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पहचान नहीं दी तो हमारे लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, हम डेंजर की सिचुएशन में आ सकते हैं। तो इसी दौरान इंडिया ने नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स थे जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी स्टेट्स को एक सेपरेट स्टेट बनाया और उनकी अलग एक पहचान बनाई। इसके साथ साथ इंडिया और चाइना के बीच 1956 में जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत इंडिया और चाइना के तो रिलेशंस अच्छे होने चाहिए थे, बट 1962 का वॉर की वजह से इनके रिलेशंस में और भी ज़्यादा गड़बड़ हो गया। जब 1956 में इंडिया और चाइना के बीच पंचशील एग्रीमेंट हुआ था तो उसी समय एक स्लोगन दिया गया था जिसे बोला गया था हिंदी चीनी भाई भाई। बट 1962 के वॉर में ये स्लोगन पता नहीं कब हिंदी चीनी बाय बाय के रूप में भी प्रसिद्ध होने लग गया था। जब 56 में ये एग्रीमेंट हुआ था तो ये बोला गया था कि जो हिंदी चीनी है वो भाई भाई हैं, बट 1962 के वॉर में ये स्लोगन हिंदी चीनी बाय बाय का रूप ले रहा था क्योंकि दोनों कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। फर्दर टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि पार्ट 3 होगा। उसमें हम इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। So that's all for today. Thank you so much for watching this video. If you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.